नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसे कि हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू चल रही है और इकोनॉमी के 3 लेक्चर आ चुके हैं और इकोनॉमी में हम क्या कर रहे थे, आपका जो यूकेएसएससी का सिलेबस है, यूकेएसएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक्स को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक ये दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की विशेषता। ठीक है, हम यही चीज को कंटिन्यू किए हुए हैं और बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे, 50 क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो मैं आगे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो हम थोड़ा पढ़ने पर फोकस करते हैं। चलिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, वही चलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं है आपका टॉपिक चलेगा, यूके एसएससी का। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं। यूके एसएससी, ये आशा करता हूँ कि सही को दिख रहा होगा। से भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारी चीजें हमने उसको कर ली हैं, कैसी कैसी भारतीय अर्थव्यवस्था है। आप पुराने लेक्चर, आप पहले लेक्चर से देखते हुए आओगे, आप हो सके तो आप सिलेबस का पहला लेक्चर देखोगे, सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आप लेक्चर देखते हुए आओगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यूकेएसएससी है, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपको इकोनॉमी कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड बुक रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड बुक कौन सी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, टेलीग्राम पे आप कमेंट करके पूछ लेंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। ठीक है, चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय इकोनॉमिक्स में, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता विशेषता। ये हम पढ़ रहे थे। अब इसमें जो पढ़ रहे थे, हम योजनाएं देख रहे थे। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हमने कर ली हैं इसमें, बहुत सारी योजनाएं कर, सॉरी बहुत सारी नहीं करी है, हमने सारे 3 योजनाएं कर ली है। एक तो हमने मेक इन इंडिया देख लिया था, उसके बाद देखा था स्टार्टअप इंडिया, आज हम देखेंगे पीएम किसान। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि पीएम किसान के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे, थोड़ा सा सर्च करके आओगे। चलिए देखते हैं हम। देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जो आपकी जो थी मेक इन इंडिया 2014 में, लिख देता हूँ बस, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये आपकी 2014 में आई थी पहली योजना। दूसरी थी स्टार्टअप 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 योजना 2016 में आई थी। आज हम पढ़ेंगे पीएम किसान, पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान, पीएम किसान। चलो आज हम देखते हैं पीएम किसान योजना क्या है। चलो तीसरी योजना डालेंगे हम, 2 योजना हमने देख ली थी, तीसरी योजना है हमारी पीएम किसान। चलो इसको देखते हैं। देखो, पीएम किसान योजना थी 2019 में आई थी, इसको हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसकी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी। आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते चलना। और इसका जो है ना, जो हम क्या करते हैं पीएम किसान में, क्या होता है ना, लोगों को कुछ रुपए दे जाते हैं, कुछ धनराशि दी जाती है ताकि उनका सहायता हो सके। तो इसमें क्या होता है ना, 6,000 रुपए वार्षिक दिया जाता है, वार्षिक सहायता, 6,000 रुपए वार्षिक सहायता, 6,000 रुपए रुपए वार्षिक वार्षिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें पीएम किसान योजना में क्या करती है, 6,000 रुपए आपको देगी, वार्षिक वार्षिक सहायता देगी। इसका उद्देश्य क्या है ना, जो किसानों की आय जो कम है, किसानों की आय जो कम है, किसानों की आय को बढ़ाना है। क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना। इसका उद्देश्य उद्देश्य लिख लेंगे, उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें और
और पॉइंट हो सकते हैं इसमें, जैसे पॉइंट है इसकी सफलता, हम देख लेते हैं ना असफल है या सफल है। अब इसकी असफलता के सफलता के बारे में देखेंगे कितनी सफल है, उसमें क्या क्या है। तो सफल तो देखेंगे, देखो क्या होता है ना, एक चीज आपने पढ़ी होगी डीबीटी। डीबीटी देखो, डीबीटी क्या होता है ना, जो होता है ना डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है ना, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर करते हैं, मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में ट्रांसफर करना होता है। तो शायद देखते हैं इसमें सीधे, इसमें हम लिखेंगे सीधे खाते में डीबीटी करना, डीबीटी करना, सीधे सीधे खाते में, खाते में डीबीटी, ठीक है। सीधे खाते में क्या करना है, डीबीटी क्या करना, डीबीटी करना। अगर सीधे खाते में करोगे तो इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि अगर ऊपर से 1 रुपया डलता है तो नीचे जाते जाते बहुत सारा पैसा खत्म हो जाता है। 80% पैसा जो है वो बीचों लिए खाए जाते हैं, यहाँ 20% पैसा ही मिल पाता है। तो इसके लिए ये पारदर्शी बनी रहे, क्या हो, डीबीटी का मतलब होता है पारदर्शिता। क्या होता है, पारदर्शिता, ताकि पारदर्शिता क्या हो, बनी रहे। तो इसलिए होता है सीधे खाते में बेनिफिट ट्रांसफर, क्या करना है, ट्रांसफर सीधे किसानों के खाते में पैसे डाल देने 6,000 रुपए। तो इसके लिए ये सफल है, असफल देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये सफल है ना। लेकिन क्या होता है ना, राशि क्या है, सीमित है। लेकिन राशि क्या है, सीमित है। लेकिन लेकिन राशि सीमित है, सीमित है, लेकिन राशि क्या है, सीमित है। ये हो गई हमारी आपकी किसान की पीएम किसान की सारी योजना। ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, कौन सी योजना आई है, कैसी आई है, क्या है, ठीक है। सारी योजनाओं को हम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं इकोनॉमिक को। थोड़ा सा आपको वो लग रहा हो, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या करेंगे ना, कोऑपरेट करेंगे ताकि हम अच्छे से कर सकें और अच्छे से कर सकें। कमेंट करके बताओगे आप। तो हमारा अभी नया नया स्टार्ट है, अभी हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन की दुनिया का, यूट्यूब की दुनिया का। वो सारी चीजें हैं हमारे साथ, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नए नए हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से देखिए जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, नहीं हो पाता है। चलो देखते हैं हम। अब तीसरी योजना देखेंगे मनरेगा, ठीक है। क्या देखेंगे, मनरेगा। सिर्फ मैं आपको करंटली बता रहा हूँ, ठीक है, विशेषता बता रहा हूँ। तो आपको मनरेगा में ऐसे ही पढ़ाऊंगा एक वीडियो में, एक जो वीडियो आएगी ना, जैसी आपकी विशेषता खत्म होगी, इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मनरेगा पर ही, मनरेगा पर करंट से रिलेट सारी चीजें उसमें बता दूंगा मैं। मनरेगा क्या है, कैसी है, कैसे काम करती है, ये अभी अभी कोई संशोधन आया है, क्या संशोधन हुआ है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है उसमें, वो सारी मैं प्रेजेंट भी और करंट भी, जो भी चीज जो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, जो करंट में चल रहा होगा, वो सारी चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको माइंड मत करना कि यार पता नहीं क्या है, बताया नहीं है सही से। तो अभी हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक को स्टैटिक के तरीके से देखेंगे। तो हम देखेंगे मनरेगा, क्या देखेंगे, मनरेगा, एमजी नरेगा, इसको मनरेगा बोलते हैं, एमजी नरेगा, ठीक है। इसको मनरेगा ही बोलते हैं, एमजी नरेगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत 2005 में हुई थी। ये हमारे अर्थव्यवस्था में आ जाती है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसमें आपको सबको पता ही है, इसमें 100 दिन का क्या मिलता है, 100 डेज का रोजगार मिलता है, रोजगार, 100 डेज का क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। शुरुआत हुई थी 2005 में, 100 और 100 दिन का रोजगार मिलता है ना। अब ये इसमें ना आपको क्वेश्चन रहेगा, क्यों आई, क्यों आई ये योजना, आई क्यों थी। तो ये योजना क्यों आई थी, क्यों आई थी, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसको क्या करना, कम करना या रोकना। ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को, बेरोजगारी को रोकना, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को रोकना, इसका लक्ष्य था। क्यों आई थी, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को रोकना। अब इसमें फिर हम एक टॉपिक देखेंगे, सफलता, कितनी सफलता मिली, सफलता, सफलता मिली क्या नहीं मिली, है ना। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख लेंगे सफलता में, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण आय में तो सुधार हुआ, ठीक है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सुधार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा अगर 100 दिन का किसी को रोजगार मिलेगा गाँव में, अपने घर में, अपनी अपनी गाँव में, अपने क्षेत्र में, अगर 100 दिन का किसी को रोजगार मिल जाए तो कहीं ना कहीं आय का साधन तो है, कहीं ना कहीं उसकी उसकी आय में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है ना। चलो तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ग्रामीण आय में सुधार, सफलता में ग्रामीण ग्रामीण आय में
आय में सुधार, ग्रामीण आय में सुधार हुआ। ठीक है, अच्छा इसकी आलोचना देखेंगे, आलोचना, आलोचना, आलोचना हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, किसने आलोचना की इसकी, वो देख लेंगे। ठीक है, आलोचना, देखो आलोचना क्या है, हम आलोचना क्या कर सकते हैं, इसमें उत्पादकता, उत्पादकता में कमी आई है, उत्पादकता कम हुआ है, क्या हुआ है, इसमें लिखेंगे उत्पादकता, उत्पादकता कम, इसमें लिखेंगे उत्पादकता कम। देखो क्या है, जैसे ये गांव है, ये गांव है, यहाँ पर ये पूरा एक क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये एक मान ले, इसमें ये घर बने हुए हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं। अब गांव के तो पता ही है आपको, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, कोई ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है और इसको भी काटता हुआ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके कोई रास्ता इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर जा रहा है, इसके घर में जा रहा है, तो इस तरह से भी होते हैं, और गाँव व्यवस्थित भी होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखी थी, हमारी नगरीय सभ्यता थी बहुत टाइम पहले, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखो गांव में है, गांव में ना एक ये गांव से एक रास्ता जा रहा है इस तरह से, यहाँ पर सब इनके खेत बने हुए हैं। ओके, तो इन्होंने क्या करा ना, इसको एक इन्होंने एक तालाब बना लिया, इसको तालाब को बनाया, तालाब बना के इसकी मिट्टी चारों तरफ डाल दी, ठीक है, तालाब डाल दिया। अब ये तालाब जो खुदा, ये तालाब खोदने में इनको लगे थे 40 दिन, ठीक है, 40 दिन लगे। अब क्या करा ना उन्होंने, क्या यार काम कुछ नहीं है, इस तालाब को पाट दो, ठीक है, फिर ये पाट दिया और इसको भी लगे 40 दिन। अब ये 80 दिन का तो काम ही हो गया, कोई काम का कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। अब क्या करा ना, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता, इस रास्ते पे ना झाड़ियां हो रही थी, झाड़ियां ऐसे पेड़ वेड़ हो गए थे थोड़े थोड़े, तो कह रहा इसको साफ कर लो, है ना, इसको साफ कर दो। तो 20 दिन में ये काम हुआ, तो ये काम हो गया खत्म, ठीक है, 80 दिन का काम और 20 दिन का काम, 100 दिन का काम। कोई उत्पादकता की कमी, ये इसकी क्या थी, आलोचना थी, तो काम ठीक से तो कर नहीं पा रहे थे, सही से नहीं हो पा रहा था, है ना। अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी बता दूंगा, महात्मा गांधी रूरल गारंटी योजना, चलो इसकी भी फुल फॉर्म भी बता दूंगा। आपको बताया ना, एक लेक्चर में एक स्पेशली लेक्चर लेकर आऊंगा इसके लिए, है ना, मनरेगा के लिए, क्योंकि अभी करंट में भी चल रहा है। उसके बाद हम 5वीं पढ़ेंगे, आपने सुना होगा मुद्रा, एक मुद्रा योजना देख लेते हैं, मुद्रा, ये देखेंगे मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। देखो मुद्रा योजना का मतलब क्या है ना, पैसा, मुद्रा मतलब पैसा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसे से संबंधित होगी कोई ना कोई योजना। देखो अब मुद्रा योजना है ना, हम देखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत, शुरू शुरू जो हुई 2000, अच्छा बताओ कब हुई थी, ठीक है, क्या सही लिखी मैंने डेट, हाँ ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब मुद्रा योजना किससे संबंधित थी, जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, छोटे व्यापारियों की जो 10 लाख तक का ऋण होता है ना, उनको देने के लिए, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को 10 लाख तक का ऋण, ऋण देना, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम क्या है ना, छोटे जितने भी छोटे व्यापारी होंगे ना, उनको हम 10 लाख तक क्या दे देंगे, ऋण दे देंगे, 10 लाख तक क्या दे देंगे, ऋण दे देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें फिर आप एक पॉइंट पर देखेंगे सफलता, इसकी ये देखेंगे सफलता, सफलता हुई कि नहीं हुई, इसकी सफलता देखेंगे। तो क्या हुआ ना, इसमें ना सबको नहीं मिल रहा था कि ये पुरुष भी लेना है, बच्चे भी लेना है, बूढ़े भी लेना है, कोई भी ले लेगा, ऐसा नहीं था। इसमें सिर्फ क्या था, महिला उद्यमों को क्या था, महिला उद्यमों को लाभ हुआ था, क्या हुआ था, महिला उद्यमों को लाभ, महिला उद्यमियों को, उद्यमियों को लाभ। एक और देख लेते हैं, छह छह जीएसटी, हम समझेंगे जीएसटी क्या है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब आया था, क्या है, शुरुआत कब हुई इसकी, तो हम शुरुआत लिखेंगे, लागू लिखेंगे इसको ना, शुरुआत में लिखेंगे लागू लिखेंगे, कब से लागू हुई, तो लागू हुई थी 1 तारीख को, इसको बोलते हैं 1 जुलाई 2017 को, इसकी हम फिक्स डेट लिखेंगे, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को अपना जीएसटी आया, क्या आया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लिख देता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है कि क्या है, सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि अच्छा जीएसटी है ना, इसका उद्देश्य क्या है, देखो सॉरी मैं एक बार कैमरा देख लेता हूँ, ठीक है, अभी एक लाइन का देखो उद्देश्य लिखेंगे इसका, उद्देश्य, अब देखो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एक देश एक कर, क्या था, जो वैट लगती थी, बहुत सारे टैक्स लगते थे, इसको लिखेंगे एक देश एक कर, एक देश और एक कर, एक देश एक कर, एक कर, इसलिए लाया गया था एक देश एक कर, है ना, जीएसटी का मतलब है एक देश एक कर, है ना। अब देखेंगे इसका, फिर से हम वही देखेंगे सफलता, है ना, उतार लो आप जल्दी से, हटा,
सफलता देखेंगे इसकी, सफलता क्या हुई या हुई कि नहीं हुई, सफलता देखेंगे। क्वेश्चन मार्क ना, थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता, सफलता क्या हुआ ना, जो कर प्रणाली है ना, कर प्रणाली होगी सरल और राजस्व क्या बड़ा, राजस्व भी बढ़ गया। कर प्रणाली क्या होगी सफल, कर प्रणाली, कर प्रणाली सरल होगी, सरल होगी, और राजस्व क्या हुआ, राजस्व बढ़ा, राजस्व भी बढ़ गया, राजस्व बढ़ा, कर प्रणाली सफल हो गई और राजस्व भी हो गया बढ़ गया। अब इसमें समस्या क्या है, देखो समस्या क्या है। अब समस्या आपको सबको पता है ना, शुरुआती जो तकनीकी दिक्कतें है ना वही समस्या है। जो तकनीकी समस्या 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 क्या है, तकनीकी समस्या, तकनीकी समस्या। बहुत सारे लोगों को आज भी जीएसटी ठीक से समझ में नहीं आता है कि जीएसटी क्या है, कैसा होता है, कैसे लागू करता है, क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि किस तरह से कटता है ना, वो चीजें अभी बहुत सारे लोगों को तकनीकी चीजें जो होती हैं समझ में नहीं आती है। आज भी सीए का सहारा लेना पड़ता है कि एक सीए हो जाएगा ना, है ना, चार्टर अकाउंटेंट की एक हो एक एक योजना और देखेंगे हम, एक अभी ये पता नहीं 7वें नंबर की होगी, है ना, 7वें नंबर की होगी ना। एक होती है पीएलआई, पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम, ठीक है। हम इसको देखेंगे पीएलआई स्कीम, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना पीएलआई स्कीम की 2020 में हुई थी। सॉरी, कैमरा डाउन, मेरा माइक डाउन हो गया था, माइक डाउन हो गया था, अब शायद प्रॉपर आवाज आ रही होगी आप लोगों को, तो सॉरी उसके लिए। अभी पता नहीं बीच में पता नहीं कब से बंद हुआ था, मैंने अभी देखा था, तो पता नहीं क्या हुआ, अब मुझे वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। थोड़ा देख लेते हैं, वैसे ज्यादा नहीं होगा बस। करंट अपडेट मैंने सारी चीजें लिखी है, ठीक है, आपको अगर आवाज नहीं आई होगी तो मैंने सारी चीज लिखी है, थोड़ा थोड़ा जितना समझाया वो मैंने लिख दिया वहां पर,
शायद कम आवाज आई हो, लेकिन आपको आई होगी आवाज, है ना। देखिए करंट अपडेट देख लें। तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए डेली क्लासे लाई जाए करंट अफेयर्स की। वो मैं शायद मार्च 1 अप्रैल से शायद उसको स्टार्ट कर दूं, लेकिन उसके लिए आपका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं मेरे वीडियो, और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए आप। और मैं बहुत अच्छे से क्लास लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप जब कमेंट कम करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाता है ना। थोड़ा सा लगता है कि यार कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो इसलिए लगता है कि यार कोई फायदा नहीं है ना, कोई समझ ही नहीं रहा है कोई, है ना। तो या फिर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या मैं अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो हम पता नहीं क्या है। लेकिन चलो ठीक है, अभी हम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो करंट अपडेट देखेंगे 24-25 का, 25-26 को, सॉरी 25-26 का अपडेट देखेंगे, ये क्या अपडेट है। तो हम इसमें मैं 3-4 पॉइंट लिख देता हूँ, क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट पढ़ेंगे भारत भारत पांचवी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसमें ही हम देखेंगे इस पॉइंट में दूसरा, 5 ट्रिलियन लक्ष्य देखेंगे। पांच पांच ट्रिलियन लक्ष्य, 5 ट्रिलियन लक्ष्य। एक पॉइंट और देखेंगे, हम देखेंगे 5 पॉइंट देख लेंगे, जैसे कि डिजिटल डिजिटल रुपया एक देखेंगे हम, डिजिटल रुपया, डिजी डिजिटल डिजिटल रुपया, है ना। एक आपको तो पता ही होगा ना, अभी बाहर चल रहा है, किस किस में चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है, यूएसए है, और प्लस इसराइल है। इसराइल, एक तरफ इसराइल है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ ईरान है। ईरान अकेला बहुत सारे ग्रुप को इनको मार रहा है, ये अकेला एक तरफ ईरान है। अभी ये लोगों को क्या है ना, इन सारे लोगों का, इसराइल इसराइल इसका अमेरिका का बाप बना हुआ है। तो इसराइल के पास एक फाइल की सारी डिटेल है, जिसको बोलते हैं एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन एप्स्टीन फाइल एप्स्टीन फाइल की डिटेल है, ट्रम्प का नाम है, और उसमें नाम आ रहा है हमारे देश का भी लोगों का नाम आ रहा है, मैं नहीं लेना चाहता किसी का नाम। तो इसके चलते हैं क्या है, ईरान ने हॉर्मुज जो बंदरगाह है वो बंद कर दिया है। हॉर्मुज जो पास है वो बंद कर दिया है ना। सारा का सारा हमारे यहाँ पर जो सप्लाई होती है गैस की, ऑयल की, पेट्रोल की, ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो सप्लाई बंद हो चुकी है, और बुरी तरह से बंद हो चुकी है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं विदेश नीति में चूक हुई है, बहुत बड़ी वाली। अभी सरकार को इस पर बहुत अच्छे से संज्ञान में लेते हुए सरकार को अच्छी बातें करनी चाहिए, और सरकार को बहुत सारे देशों का सहयोग भी लेना चाहिए। चलिए हम उस पर बाद में टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन लक्ष्य, डिजिटल रुपया। एक चीज और पढ़ेंगे, एमएसएमई। एमएसएमई सारी चीजें पढ़ेंगे। एमएसएमई क्या है, एमएसएमई सशक्तिकरण, एमएसएमई सशक्तिकरण नहीं, एमएसएमई ठीक है, एमएसएमई देख लेंगे। एमएसएमई या सशक्तिकरण देख लेते हैं, इसको लिख देता हूँ, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, एमएसएमई सशक्तिकरण देखेंगे। पांचवा टॉपिक जो देखेंगे, पांचवा देखेंगे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका। वैश्विक वैश्विक सप्लाई वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका। हम ये सारे टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं ना, चलो देखते हैं। हम पहला पॉइंट क्या देखेंगे, भारत वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका, 5 ट्रिलियन। तो ये सारे के सारे पॉइंट करंट अपडेट हैं, अगर चाहो तो आप भी कर सकते हो इसको, या फिर मैं ही इसको करा देता हूँ। चलो तो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम भारत की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारा 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है। हम डिजिटल रुपया लाना चाहते हैं, एमएसएमई का सशक्तिकरण लाना चाहते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कहीं ना कहीं। अब हम इसका थोड़ा सा देखेंगे निष्कर्ष। अब ये देखेंगे, अब इन सारी चीजों को ना भारत पांचवी, और ये चारों के चारों टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज हम थोड़ा सा इसके आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हम देखते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था है, हम निष्कर्ष देखते हैं क्या पढ़ा हमने। निष्कर्ष डिस्कस आपका जो है ना, जो टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, वो सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। बस ये करंट के टॉपिक है, इसको देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, है ना। चलो, भारत की
जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बदल रही है। क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। मैं आपको लिखाऊं कि बोल समझा देता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और इसमें ना लेकिन चुनौतियां क्या है, अभी भी मौजूद है, बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ, और रूस ने भी अब रूस ने भी अब मना कर दिया है कि हम भारत को क्रूड ऑयल जो देंगे वो हाई प्राइस देंगे, उसके लिए प्राइस कम नहीं करेंगे। उधर चीन का देख लो, चीन का हाल आपको पता ही है, पाकिस्तान आपको पता ही है कितने बुरी तरह से हमसे चिढ़ा बैठा है। अफगानिस्तान का हाल खुद ही खराब है, बेकार बेकार हुआ पड़ा है। नेपाल की हालत देखो कि वहां पर जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सरकार पूरी की पूरी कोलैप्स कर दी गई थी। बांग्लादेश में पूरी की पूरी सरकार पहले से कोलैप्स हुई पड़ी है। और उसके बाद आप मालदीव में देखते हैं तो मालदीव में पहले से सरकार ऐसी चल रही है डामाडोल, और हमारे उनसे विवाद भी हो गया था। तो इसलिए हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा क्या है, खराब हो चुके हैं। कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाह रहा है। कहीं ना कहीं भारत की ऐसी नीति बनी है, पता नहीं कौन सी नीति भारत की विदेश नीति चल रही है कि हम अपने पड़ोसियों को नाराज करे पड़े। हमने ईरान को नाराज कर दिया है, अब दूसरा दूर देखते हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे ईरान, उसको हमने क्या कर दिया है, नाराज कर दिया है। रूस को हमने नाराज कर दिया है। इजराइल तो तुम्हें पता ही है क्या हाल है उसका, वो तो लड़ाई में चल रहा है, वो अपना फायदा देखता है, वो किसी का फायदा नहीं देखेगा। ट्रम्प पर टैरिफ लगाया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं। अब आप देखेंगे वेनेजुला का जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनको बंदी बना लिया गया, वो खत्म है, ठीक है। और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं खत्म हो पड़ी है। साउथ जो अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन देशों की स्थिति आपको पता ही है, हम इतनी ज्यादा उनसे व्यापार नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं हमारे यहाँ पर, तो उनकी स्थिति आपको पता है क्या है। तो हमारी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब एग्जाम में क्या है ना, एग्जाम में सबसे जो पूछा जाता है ना, जो पूछा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं चुनौतियां। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, चुनौतियां क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर की तरीके से उसको बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा आपको परिचय क्या है, उसमें विशेषता क्या है, उसमें समस्या क्या है, उसमें समाधान क्या है। तो आप ये मैथ्स तो नहीं लिख रहे हैं, है ना, आप यूकेएससी में जो है टिक मार आते हैं। अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया कि इसका परिचय क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की परिचय क्या है, जैसे मैंने आपको लेक्चर कराए वो सारे आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा उसमें विशेषता क्या है, उसकी उसकी समस्या क्या है, उसके समाधान क्या है, ये सारी चीजें देख लेंगे आप, तो आपको आप भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। सारी की सारी भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते जाएंगे और आपको हर लेक्चर आपको लगेगा कि आपको फैक्चुअल भी मिलेगा, उसमें अपडेट भी मिलेगा, करंट अपडेट भी मिलेगा, सारी चीजें इतनी अच्छे से कराई जाएंगी कि आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिलेबस का पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर देखेंगे, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, 40 क्वेश्चन आपको करा दिए, वो सारे क्वेश्चन देखोगे। अगर यहाँ तक आए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और हमें हमें हमारी गलतियां से अवगत कराते रहें कि हम ये गलती कर रहे हैं, हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत अच्छे से हम इसको निभाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।